रजा, वाई फैशन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी का हमेशा से शौक था। मैं आपको लड़की की माँ की जगह खड़ा करती हूँ ना, तो मेरे जहन में ये सारे सवाल आते हैं। देखें, और सोचते रहना चाहिए। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे ऊपर कोई ऐसा सोचने एहसास करने वाला है। क्या छुप के कभी मुलाकातें की, फोन पे बात की, चीप स्टाइल फिल्मी? आप दोनों एक दूसरे के सामने ओपन हो जाते हैं, फिर आपकी चोचें लड़ना शुरू होती हैं और दैट लीड टू, क्योंकि शादी का जो पहला खूबसूरत साल जो एक्सप्लोरिंग का होता है वो तो रहता ही नहीं है। इच्छी बिच्छी तो आपको पता होती है। आजकल लड़की वालों की क्या डिमांड्स होती होंगी? आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप डिमांड्स लेने वाली सारी रस्में उनको बता रहे हैं, जहेज एक लानत है, जहेज एक लानत है, बिल्कुल है। तो भाई बरी के बारे में भी तो बात करें ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। और आज का प्रोग्राम एक इंतहाई मज़ेदार प्रोग्राम है, क्योंकि आज हमने ऐसे जवान शख्स को बुलाया है कि जो हमें एक लड़के होने के नाते ये बताएं, एक तो अपने प्रोफेशन के बारे में बात करें, जैसे हम अपने कुछ प्रोग्रामों में मेहमान बुलाते हैं जो हमें बताते हैं कि एक मिडिल लेवल पे आके, या जब लोग एंट्री में आते हैं, एंट्री देते हैं किसी इंडस्ट्री में, किसी फील्ड में, तो उनको किन मसाइल का सामना होता है। लेकिन इसके अलावा चूँकि इनकी फील्ड ज़रा ट्रेडिशन से हट कर है, तो लिहाजा उनको रिश्ता ढूंढने में कितनी कामयाबी या नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा। तो आइए मुलाकात करते हैं। नाम बहुत बड़ा है, फैशन फोटोग्राफर हैं, इसके साथ साथ RVCs भी करते हैं, यानी ड्रामाज के एनालिसिस, वीलॉग्स पे अपने। अस्सलाम वालेकुम रजा तिर्मिज़ी, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। Thank you so much for joining. The pleasure's all mine to be here. It's an absolute privilege and honor. रजा, why fashion photography? फोटोग्राफी का हमेशा से शौक था। I always feel arts. I'm not a theoretical person. ग्रेड्स जो थे हमेशा पढ़ाई में, जो थियरी वाली चीज़ थी उसमें कम थे, प्रैक्टिकल में ज़्यादा थे। तो इतने बुरे भी नहीं होते थे। हाँ, लेकिन मैं एंजॉय प्रैक्टिकल काम करता हूँ, आर्टिस्ट हूँ, पेंट का भी शौक था। फोटोग्राफी का हमेशा से था। अपने अब्बू के कैमरा से शुरू किया था, मिनोल्टा का रील वाला कैमरा। तो ईदी जो मिलती थी उससे वो रोल डलवा के फिर प्रिंट भी करवाते थे, तो वो तब से एक शौक था मुझे। तो बस उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता लैंडस्केप्स पे गया, फिर डिफरेंट फोटोग्राफी के जॉनरास को टच किया, और फाइनली लैंड पर जो समझ आई कि फैशन को मैंने किया, फैशन एंड लाइफस्टाइल को। रजा, मैं जब सुनती हूँ आजकल कि आप इतना, अब आपका नाम है और लोग कहते हैं कि अच्छा वो फलां शूट भी, वेडिंग शूट या फैशन शूट रजा तिर्मिज़ी की है, मुझे आपके फॉर्मर उस्ताद होने के नाते बड़ा फ़ख्र महसूस होता है इस बात पर। जब हमारे बच्चे आगे निकलते हैं तो जैसे माँ बाप खुश होते हैं, वैसे उस्ताद भी खुश होता है। अब ये बताएं, जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो अक्सर मैंने देखा है कि जो पुराने लोग बैठे होते हैं ना, गिद्ध पुराने, तो वो अपने अंदर के गुर नहीं बताते, ज़रा ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल सी बातें होती हैं, गाइड करेंगे मगर उस तरह निटी ग्रिटी नहीं बताते। तो आपका इस फील्ड में क्या तजर्बा रहा है? सबसे पहली दुश्वारी तो घर से शुरू हुई थी कि ये क्या फील्ड है, क्या कमाओगे, क्या खाओगे, किसको खिलाओगे। और जब मार्केट में पहुंचे तो हम पढ़ के निकले थे, एजुकेटेड गए थे, क्योंकि हमसे पहले जितने भी लोग थे पाकिस्तान में इसकी कोई डिग्री नहीं थी, तो लोग अपने एक्सपीरियंस से सीख के गए थे। और जिस ईयर में मैं इस फील्ड में आया था तो डिजिटल हो रही थी चीज़ें, एनालॉग से चेंज होके। तो उसमें फ़ायदा ये हो रहा था कि पहले आपके पास जो एक रोल आप ख़रीदते थे, आपको एंड रिज़ल्ट प्रिंटिंग के बाद मिलता था। हमारे दौर में वो शुरू हो चुकी थी चीज़ के इंस्टेंट रिज़ल्ट आ रहा था। तो हर बंदा इस फील्ड के अंदर आ रहा था ईजी मनी के लिए, नॉट रियलाइजिंग कि इसकी बेसिक्स हैं, क्योंकि आपने 500 फ़ोटो लिए, उसमें 2 तो सही आ ही जाएंगी। इस कॉन्सेप्ट से लोग आ रहे थे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंज ये था कि हमें काम नहीं मिल रहा था। हमें जहाँ हम जिसके पास सीखने भी जाते थे तो हमें वो बस ऊपर ऊपर से काम करा के भगा देते थे, निटी ग्रिटी और एक्चुअल गुर नहीं सिखा रहे थे। क्योंकि फोटोग्राफी भी प्रैक्टिकल फील्ड है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, तबला बजाना भी प्रैक्टिकल है, डांस भी प्रैक्टिकल है। हम इसकी जितनी थ्योरी पढ़ लें,
जब तक हम फील्ड में नहीं आएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि किस सिचुएशन में किस तरह तस्वीर खींचनी है, या तबले की टोन जो है वो बजा के पता चलता है कि उंगलियों को किस तरह रखना है। बिल्कुल। तो ये हमें वो नहीं बताते थे। फिर हमें काम जब मिलने लगा तो क्लाइंट बहुत ज़्यादा हमें जो था वो डिस्करेज करता था। मैं आज ऑन एयर आप सबको बल्कि ये ज़रूर कहूँगा कि अब जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं जो लोग मिलते हैं ना, वापसी पे भी वो लोग मिलते हैं, लेकिन आपको याद रखना होता है कि आपके उस टाइम में सपोर्ट किसने किया। मैं जो कुछ भी हूँ अपने पेरेंट्स की दुआओं मेहनत के बाद, मेरे टीचर्स, जिसमें एक मेरे बहुत अच्छे टीचर सर आसिफ जैदी साहब थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। प्रैक्टिकल फील्ड में, मार्केट में, देयर वाज द ओनली पर्सन, हदीका कियानी सिंगर जी। आई एम अगेन रिपीटिंग, हदीका कियानी सिंगर। उनका सैलून था, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। उन्होंने मेरी तस्वीर को देख के बताया कि ऐसे नहीं ऐसे खींचो। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ और आगे भी होऊंगा उसमें हदीका कियानी साहिबा का बहुत बड़ा हाथ है, और मैं सारी ज़िंदगी इसको अपने साथ एक बहुत बड़ा एहसान और बोझ समझ के रखूँगा कि मैं उनको पे बैक नहीं कर सकता। ये एक मेरा बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, लेकिन इस तरह ऑन एयर कि हूएवर आई एम, रज़ा तिर्मिज़ी को रज़ा तिर्मिज़ी फोटोग्राफर बनाने में हदीका कियानी का बहुत बड़ा हाथ है। रज़ा, मैं जब सुनती हूँ आजकल कि आप इतना, अब आपका नाम है और लोग कहते हैं कि अच्छा वो फलां शूट भी, वेडिंग शूट या फैशन शूट रज़ा तिर्मिज़ी की है। मुझे आपके फॉर्मर उस्ताद होने के नाते बड़ा फ़ख्र महसूस होता है इस बात पर। जब हमारे बच्चे आगे निकलते हैं तो जैसे माँ बाप खुश होते हैं वैसे उस्ताद भी खुश होता है। अब ये बताएं, जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो अक्सर मैंने देखा है कि जो पुराने लोग बैठे होते हैं ना, गिद्ध पुराने, तो वो अपने अंदर के गुर नहीं बताते, ज़रा ऊपर से सुपरफिशियल सी बातें होती हैं, गाइड करेंगे मगर उस तरह निटी ग्रिटी नहीं बताते। तो आपका इस फील्ड में क्या तजर्बा रहा है? प्रॉब्लम्स बिल्कुल आती हैं। आज कल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनप्रोफेशनलिज्म का। दूसरा प्रॉब्लम है कि सैचुरेशन मार्केट में बहुत हो गई है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि उस वक्त डिजिटल हो रहा था, अब लोग आईफोन अगर 4 लाख का अफोर्ड करते हैं तो वो 3 लाख का कैमरा भी ले सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। एथिक्स नहीं है और लोग इस फील्ड में आ गए। अनप्रोफेशनलिज्म का रेशो बढ़ता जा रहा है क्योंकि इतने सारे लोग आ गए। उस वजह से मार्केट बहुत ख़राब हो रही है, नाम ख़राब हो रहा है। और देयर वाज अ फाइन लाइन बिटवीन फोटोग्राफर एंड फोटोग्राफर। तो मोस्टली फोटोग्राफर्स जो थे वो जो है वहीं रह गए, फोटोग्राफर अब उनकी जगह ले रहे हैं। उसमें प्राइस पे इशू आता है, काम की क्वालिटी पे आता है। आपका काम है, आपकी मेहनत है। जैसे एक अच्छा स्पेशलिस्ट सर्जन है और आप कंपेयर कर लें किसी क्लिनिक वाले को, तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा रज़ा, आपकी बात से मुझे अपना शुरू का जो करियर में मैं जब आई तो आपको पता है कि मैंने एडवर्टाइजिंग से स्टार्ट लिया था, लॉ तो बाद में किया। तो हमारे क्लाइंट्स भी बाज़ औक़ात बड़े अजीब होते थे। मतलब कहते थे कि जी फ़लाँ जैसे मॉडल है ना जो उस वक्त की बड़ी टॉप की मॉडल होगी, लेकिन जब पैसे की बात करो तो बजट एलोकेशन में बड़ी कंजूसी दिखाते थे। तो क्या आज भी या पहले भी जब आप इस फील्ड में थे तो ऐसे ही होता था? अच्छी बात यह है कि अब लोग ज़रा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन स्टिल ये मसला है कि वो आपको रेफरेंस दिखाते हैं यमुना जैदी का कि हमें ऐसी मेकअप, ऐसा लुक चाहिए, लेकिन वो अपनी ग्राउंड रियलिटी में ना वो उस लेवल की लाइटिंग्स, ना टीम, ना सेट्स, ना आउटफिट्स वो अरेंज करते, तो फिर वो एंड रिजल्ट सही नहीं होता। तो वो चीज़ें आपको देखें, कोई भी फील्ड है, ब्रांड बनाना आज के दौर में, सैलून बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, चलाना मुश्किल है क्योंकि अब चीज़ डिजिटल है। लोगों ने आपके इंस्टाग्राम या आपके ब्रांड की वर्थ देख कर आना है। एडवर्टाइजिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल क्योंकि एडवर्टाइजिंग ही हो रही है। अब आप अगर चाहें कि हम जो है 10,000 में 5 लाख वाला काम प्रोड्यूस कर लें, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप अगर कुछ बजट बढ़ाएं तो अच्छा काबिल बंदा 5 लाख वाला काम 2.5 लाख में आपको करके दे सकता है। बट अगेन आपको कुछ अपने बजट को बढ़ाना पड़ेगा।
मुझे ये बताइए रज़ा, मैं आपको एज अ फैशन फोटोग्राफर का तो मुझे पता है, आपने माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा नाम बना लिया है और अल्लाह करे कि इससे भी बड़ा हो आपका नाम आगे चल के। आप ने क्या सोचा ये जब आप ड्रामा की एनालाइज करने के लिए आपने वीलॉग बनाए, और मैं जब भी वो देखती हूँ लिंक्स तो मैं बहुत ज़्यादा उनको एंजॉय करती हूँ। आपका एक वीलॉग मुझे ड्रामा तो भूल गया, लेकिन इस कदर मज़े में आपने उसका एनालिसिस किया था, मैं बार बार जाकर ना उसको चेक करती थी कि कितनी व्यूज़ हुई। आई थिंक वो 9000 से ऊपर गया था आपका। और लेकिन इस तरफ कैसे सोच आई, क्योंकि ये भी एक बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का फील्ड है, तो ये किस तरह आपने सोचा कि मैं ये काम भी साथ करूं? अच्छा, मुझे क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मीडिया का है, मैंने फिल्म स्टडीज़ भी पढ़ी हैं, उस वक्त भी हमारे रिव्यूज़ वो आते थे। मेरी ट्रेनिंग तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक बचपन से हमें 8 बजे का ड्रामा देखते थे, और मैं बड़ा फखरिया कहता हूँ पीटीवी दौर के थे, तो सानू बड़ी मौत पैन जाती थी जेड़ा 8 बजे केड़ा मेहमान आए और मेरी माँ कहती थी चाय लगवाने में हेल्प करो, कि भाई ये 9 बजे आ जाए, 8 बजे क्यों आ गए, क्योंकि वो उस वक्त तो डिजिटल नहीं था, वो 8 बजे का ड्रामा फिर पता नहीं कब रिपीट होना है। तो वो एक हमेशा से था, हम देखते थे, ड्रामा से लेते थे। अब जितने ड्रामास बन रहे हैं, मुझे होता था कि लोग देख रहे हैं, मैं उनकी रेटिंग्स देखता था, इतनी व्यूज़ हैं, मैंने जब उनको मैं कहता था आई थिंक आई शुड शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज शायद अब मैं इस पॉइंट पे हूँ कि मैं बात कर सकता हूँ। मैं कभी भी किसी ड्रामा की टेक्निकल साइड पे बात नहीं करता, मैं एज अ ऑडियंस, अगर मैं कपड़ा जोड़ा लेने भी जाऊँ, मैंने एक कंपनी के साथ काम किया, बर्तनों की थी, तो उनका डिस्प्ले करना था, तो मैंने कहा कि जी मैं एज अ कस्टमर बताऊंगा कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लगी है। आपका ये मग 5000 का, लेकिन ये 250 वाला ज़्यादा अच्छा है, वो इसलिए क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने इसको पकड़ना है, मैंने इसमें चाय पीनी है, इसकी बारीक करनी है, तो मैंने वहाँ खड़े खड़े उस पर रिव्यू एक दे दिया। तो मैंने ड्रामों पे शुरू किया कि ये ड्रामे हम देख रहे हैं, हमें मैसेज क्या मिल रहा है। जैसे अभी एक ड्रामा बहुत हिट गया जी, जियो का, और तेरे बिन, और ये वो बहुत अच्छा चल रहा था, एक्टर बड़ा का, लेकिन बीच में उन्होंने इतनी बड़ी टेक्निकल गलती कर दी। अब उन्होंने पहले भंड कर दिया, फिर वो कहते हैं ना कि गोंगलों पे से मिट्टी झाड़ना, फिर उन्होंने ओ जी यानी सीन की डबिंग चेंज करके पूरा उन्होंने वो बदल दिया कि उन्होंने मैरिजल रेप को एक वो दिखा दिया कि वो मियाँ बीवी ने कंसिस्टेंट किया, फिर जब अपनी मर्जी नाल किया फिर घर छोड़ के क्यों नस रही है। आई मीन वो एक अजीब सा उन्होंने दिखाया। अच्छा रज़ा, एक चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगती है, जो जिस पे आप भी अपने वीलॉग में एनालिसिस में बहुत बात करते रहे हैं, कि हर वक्त अफेयर चल गया, शादी हो गई, हम उस रट से बाहर नहीं निकल पा रहे। मतलब औरतों के करियर्स होते हैं, मगर हम वही घरेलू सियासत वाले ड्रामे और हर चीज़ जो है ना वो सब टेक्स्ट में चली गई है। उसके अलावा जितने मामलात हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं, या आपने इसको किस तरीके से हैंडल किया है फिर? हाँ, ये बड़ा मसला हो गया ना कि अब देखें नेटफ्लिक्स और इस तरह चैनल्स का टाइम है जहाँ लोग सीजन्स देखते हैं। हम अभी तक वही एक लड़का है, अगर लड़की बाहर से आ रही है तो उसका ड्रामे के देखिए कंसिस्टेंट होना बड़ा ज़रूरी है। ड्रामे के स्टार्ट में तो वो डैडी डैडी कर रही है, तो एंड इज डेविड आई मीन व्हाट इज दिस यार। अच्छा, अगर लड़के ने शलवार कमीज पहनी तो वो मौलवी भी है, वो टेररिस्ट भी है यार, गेट ओवर इट। इसके अलावा इतने इश्यूज हैं, इसके अलावा आप कुछ और दिखा दो। अच्छा, तो आपने जो बात करी तो इसका मतलब है, हाँ मुझे समझ आ गया कि आप ये चाहते थे कि जो मुझ जैसे और आप जैसे लोग हैं, जो हमारी तरह हज़ारों लोग और ज़रूर होंगे, जो ये महसूस करते हैं कि ड्रामा में सिर्फ शादी ब्याह नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, हम लोग इंडियन प्रोग्राम्स जो लिमिटेड उनकी सीरीज़ होती हैं ड्रामास की, या उनकी फिल्में देखें, जैसे पैडमैन हो गया, या टॉयलेट, या और बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स फिल्म्स, तो उसमें एक बड़ा पावरफुल मैसेज होता है। और ये नहीं होता कि खाली वो 1960s 70s 80s के ज़माने निकल गए थे, वो खेतों में भाग भाग के हीरो हीरोइन जो है वो गाने गा रहे हैं और दुपट्टा पकड़ पकड़ के वो दुपट्टे का कोना दबाया हुआ है, या फिर ये कि वो ड्राइवर से मोहब्बत हो गई तो वो ड्राइवर के साथ भाग गई खातून, अरे भाई बख्श दो।
तो आई अंडरस्टैंड कि आपका मतलब ये है कि ये जो ड्रामा बनाने वाले लोग हैं वो इन बातों पे गौर करें कि ज़माना यार बदल गया है, आप एंटरटेनमेंट रखें मगर जो रियल लाइफ में आजकल लोगों को मसाइल हैं उनको लेकर आगे चलें। उफ, कोई मसले ऐसे वैसे मसले कि मैं आज तक हंसता हूँ। सबसे पहले तो जब मेरे घर वालों को नहीं पता था मैं क्या करता हूँ, बड़ी मुश्किल से समझाया। पहले तो मेरे उस दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद हदीका कियानी सैलून, तो लाइक मैं उनके इन हाउस था। तो मेरे वालिद साहब एक दिन आए, कहते हैं तू हदीका कियानी के साथ गाने गाता है? मैं कहा जी नहीं, मैं फोटोग्राफर हूँ। नहीं, वो तो गाने गाती है, तो तू कैसे फोटोग्राफर है, तू उसमें क्या करता है? अब हम रिश्ता लेके जाएं तो क्या बताएं। खैर जी, उनको समझा दिया। जब रिश्ते का प्रोसेस शुरू हुए तो कई जगह पे तो उन्होंने खूबसूरती से कह दिया हमारा इस्तिखारा ही नहीं आया, क्योंकि उनको मेरा फील्ड ही नहीं समझ आई थी, तो वो इस्तिखारा आना ही नहीं था। मैं डॉक्टर होता या इंजीनियर तो इस्तिखारा तो वहाँ आ जाना था। खैर, जहाँ मेरी अब शादी हुई है, माई वाइफ इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, तो वो एक प्लस पॉइंट था। लेकिन अगेन मेरे जो इन-लॉज थे वो नॉर्मल फैमिली के थे, तो वो इस फील्ड को नहीं एज अ प्रोफेशन रजिस्टर करते थे। कैमरा उनके पास भी था, लेकिन उनको ये था ही नहीं कि ये भी कोई प्रोफेशन हो सकता है। मेरा रिश्ता वहाँ जाता है, उसके बाद खामोशी हो जाती है। बाद में रिश्ते वाली जो है वो आती है कि जी वो तो समझ नहीं आ रही जी क्या मसला हुआ। उस रिश्ते वाली ने मेरा फेसबुक बताया और उधर से मेरा एक शूट हुआ था जिसमें आई वाज एंडोर्सिंग ब्राइडल कैंपेन विद 3 मॉडल्स। दे वर स्टैंडिंग एंड आई वाज होल्डिंग अ कैमरा एंड आई वाज सिटिंग। कोई ऐसा पोज या कुछ नहीं था, इट वाज अ कवर शूट। उन्होंने उनको कहा ये फोटो दिखा दी कि लड़के की तस्वीर है, जिसपे मेरे ससुर ने बड़े गुस्से से कहा कि आओ इत्थे रिश्ता करना है, 3 खड़ियां चौथी मेरी वाली नाल आके बह गए। एंड ही रिफ्यूज्ड। कैसे माने फिर? जिन्होंने रिश्ता कराया उन्होंने कहा एक दफा उसके वालिद से मिल तो ले, बिकॉज मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी, तो मेरे वालिद ही ये सब कर रहे थे। एक ही बहन थी, वो छोटी थी, वो इस्लामाबाद होती है। तो जब वो मेरे वालिद से मिले तो उनको फिर थोड़ा तसल्ली हुई कि नहीं ये शरीफ फैमिली है, ये मॉडल्स नाच गाने वाली नहीं है। फिर मेरा वालिद साहब को उन्होंने कहा मैंने आपके बेटे से मिलना और इंटरव्यू करना है। तो मेरा बड़ा डिटेल इंटरव्यू हुआ जिसमें मैंने उनको फिर समझाया कि ये वो जिम्मेदार है। तो मैंने कहा ये देखें खाद की आपका बिल बोर्ड लगा हुआ है, हम इसकी तस्वीर खींचते हैं। मैंने कहा ये देखें किसान जो खेत में, मैंने कहा ये आपका पॉलीट्रिन सी एक है जी स्प्रे, इसका ऐड है तो वो नाचती टपती खेतों में जा रही है। मैंने कहा हम ये शूट करते हैं। मैं कहा ये करते हैं तो ये दवाई बिकती है। तो फिर उनको समझ आई कि अच्छा ये इस तरह का बंदा है। क्योंकि बात ये है वो जिस दौर के हैं उसमें मुझे नहीं किसी को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, लेकिन उस दौर में जो अदाकारें थी या वो थी उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन रेड लाइट एरिया से बनता था। सही। तो उनको वो रियलाइज कराना कि आई एम नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ फील्ड और मेरा ज़रा डिफरेंट है, तो देन उनको वो अंडरस्टैंड हुआ, क्योंकि उनके मुताबिक ये एक प्रोफेशन था ही नहीं। तो ये लेकिन ये बहुत बड़ा 4-5 रिश्तों के बाद एक जगह ये बात बनी और शादी के बहुत अरसे तक मेरे पे आइज रहीं। इवन के फिर मेरे ससुर ने मुझे फेसबुक पे ऐड किया टू स्टॉक मी, मैंने उनको एक्सेप्ट किया। एक शूट में वो एक्ट्रेस थी, उनके साथ शूट था, तो वो उन्होंने कोई अपना इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाई थी। उन्होंने कहा रज़ा आप मुझे ज्वेलरी ला के देंगे और मैं यहाँ रखूँगी। आई जस्ट डिड के मैंने ज्वेलरी यहाँ ला के रखी है और मेरे ससुर ने वो देखी तो उन्होंने कहा ये है तो गैर शरई काम, आपने उसको टच किया। फिर मैंने उसको जस्टिफाई किया कि अंकल तुसी जड़ा शादी ते अपनी कज़न नाल नच्चे हो ते वो भी कोई शरई काम नहीं है। That's the same thing। ते मैं कहा जी तुसी जड़ा पैंदी है बरसात ते लुडी पाई है ते मैं कीता, मैं कहा दोनों एक को काम है, टचिंग दोनों पासे हुई। तो क्या बोले फिर वो? बेचारे खामोश हो गए और मेरी बेगम ने कहा अब्बू जी अब बस कर दे, मैं शर्मिंदा। बट वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया और वो मुझे बड़ा बेटों की तरह रिस्पेक्ट देते हैं। उन्होंने अंडरस्टैंड किया, उनका ट्रस्ट था, क्योंकि देखें उनकी जगह पे मैं भी हूँ। जब बेटियों का मामला आता है तो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और होना चाहिए। अच्छा एक बात बताऊँ, वैसे एक दफ़ा कुछ अरसे पहले, मैं नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि जाने माने लोग हैं, लेकिन मेरी बेटी का भी एक प्रपोजल आया। तो वो लड़का भी बड़ा अच्छा ख़ानदान, पढ़ा लिखा, बट उसका भी ना वो कुछ बड़ा डिफरेंट सा
लाइन थी इसी तरह। तो मैंने कहा कि ये क्या प्रोफेशन है, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, फिर मैंने बाद में ना ख़ुद को बड़ी लान तान की कि मैं पढ़ी लिखी औरत होके क्या जवाब दे रही हूँ। पर ट्रस्ट मी, जब मैं अपने आप को लड़की की माँ की जगह खड़ा करती हूँ ना, तो मेरे जहन में ये सारे सवाल आते हैं। जो कोई दूसरा करेगा तो मैं कहूँगी क्या जाहिल, मगर मैंने किया और उस रिश्ते से भी इनकार किया। लेकिन बहरहाल लोग सोचते हैं इस तरह। आपका क्या ख्याल है इस मामले में? देखिए, और सोचते रहना चाहिए। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे ऊपर कोई ऐसा सोचने एहसास करने वाला है जो आजकल यहाँ इन्फॉर्म्ड होते हैं कि आई लव्ड हिम और आई लव्ड हर, और उसके 6 महीने बाद वो लव जो है वो तो खिड़की से निकल जाता है और जूतियों में दाल बट रही होती है। देखिए, द मैरिज नीड्स लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइस, नॉट इन द टर्म बोथ साइड पे। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के साथ भी इश्यूज होते हैं। डॉक्टर्स में क्या डिवोर्स नहीं होती, इंजीनियर्स में होती, लेकिन वो एक फील्ड का एक देखें उन्होंने अपनी बच्ची का, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि बच्चियां ब्याह दियां लेकिन वही पीछे पाल रहे हैं, और लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो और जिस फील्ड का लोगों को पता ही ना हो उसमें जरा डर हो, उसमें तो आपका वो रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है। वही बात है ना कि माइनर ऑपरेशन का शायद इतना ना हो, बाईपास का नाम ही बहुत बड़ा है, तो वो बिल्कुल सही, इंसान वैसे ही डर जाता है। आपकी अरेंज मैरिज थी या प्योरली अरेंज मैरिज थी, निकाह पे अपनी बीवी को दिखा था। जी, आई एम सरप्राइज्ड, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। बस रिश्ते के टाइम देख लिया था। हमारी तो मंगनी भी इतना रिजिड उसमें हुई थी, बिकॉज जरा मजनी है मेरे सिर्फ तस्वीरों में देखा था। जब उनके घर जाता था कुर्सी से झांक लिया करता था, एक जगह देखती कि अच्छा ये मेरी वाली है, लेकिन गलत देख लेते नहीं, वो एक ही बेटी थी, शुक्र है। निकाह पे प्रॉपर मेरे भाइयों ने कब घूंघट उठा के अब आरसी मुसफ करो, तो मेरी वो रस्म प्रॉपर हुई थी। एंड आई लव दैट ट्रेडिशंस। और हमारी बातचीत भी नहीं थी, मैंने बातचीत भी नहीं की। मंगनी से शादी का मेरा तकरीबन 8-9 महीने रिश्ता रहा। क्या छुप के कभी मुलाकातें की, फोन पे बात की, यू नो चीप स्टाइल फिल्मी? कभी भी नहीं, वॉइस में क्या ऐसे मैंने खुद ही, अगर मैं करेज करता तो शायद वो बात भी मेरी मदर इन लॉ करवा देती हैं। उन्होंने मेरे से बल्कि पूछा, मैं इवन के बाद में मेरी मिसेज ने कहा कि आपने तो एक झूठे मुंह एक मैसेज भी नहीं किया। और उन बेचारी ने मेरा फेसबुक स्टॉक करी थी, तो गलती से लाइक का बटन दब गया, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, मैं भी ऑनलाइन बैठा था और जल्दी से उन्होंने अनलाइक कर दिया। अच्छा देखिए, मैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, हम जितने प्लान बना लें, मौला अली का कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। तो मेरा बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रांगली बिलीव है। जब मैंने एक चीज़ करनी है, मैं जिस फेस में जिस फील्ड से आया हूँ, मुझे उस चीज़ ने ज़्यादा डराया था कि इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन, आप दोनों एक दूसरे के सामने ओपन हो जाते हैं, फिर आपकी चोचें लड़ना शुरू होती हैं, और दैट लीड टू, क्योंकि शादी का जो पहला खूबसूरत साल जो एक्सप्लोरिंग का होता है वो तो रहता ही नहीं है, इच्छी बिच्छी तो आपको पता होती है। तो वो बहुत खूबसूरत था। तो वो आपने एक दूसरे को जो जानने का डेवलपमेंट का फेज था तो आपने पहले वो गुजार लेते हैं। तो मेरा वो था, तो लड़ाइयों का फेज आ गया। फिर तो मैं क्योंकि और फील्ड से था, वॉर से था, हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जाना समझा। हम लोग हनीमून पे भी गए, तो मेरा बड़ा अच्छा स्मूथली रहा, तो मैं बहुत सेटिस्फाइंग। अच्छा ये बताएं रजा, आजकल आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो अभी तक शादीशुदा नहीं भी होंगी, है ना? मतलब कोई आपकी एज तो ऐसी नहीं है, तो आजकल लड़की वालों की क्या डिमांड्स होती हैं? क्योंकि हम तो हमेशा, जब मेरे प्रोग्राम में ज़्यादातर ना हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी देखो लड़की वालों के साथ जी बड़ा जुल्म हो गया, उनसे ये मांग लिया, उनसे वो मांग लिया, जहेज दो, गाड़ी दो, ब्ला डिंग डू। मगर लड़की वालों का क्या सोच होती है? आपके मामले में क्या सोच रही? या अब आपके दोस्त हैं, आपका जो सर्कल है माशाल्लाह, आप बहुत हर तरह के एज ग्रुप्स में, फिर आप वेडिंग शूट्स भी करते हैं, तो आपने क्या देखा है? आपका तजर्बा क्या बताता है? बिकॉज आपका एक्सपोजर ऐसा है कि क्या चाहते हैं लड़की वाले? अच्छा देखिए, बिकॉज मेरा वेडिंग फोटोग्राफी का भी एक्सपीरियंस रहा है, और मेरे जो ये मैं अपने बेस पे एक्सपीरियंस पे बात करूंगा, जो भी कोई भी इस तरह की नहीं, मेरा वेडिंग फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस रहा, और मेरे जो क्लाइंट थे वो मेरे बहुत करीबी दोस्त बन जाते हैं, स्पेशली आंटीज, बिकॉज मेरा बहुत अच्छा, मैं उनको कंफर्टेबल करता हूँ। एक दौर था जिसमें लड़के वाले ही बुरे थे, डिमांड्स था, शायद अभी भी होता होगा,
लेकिन अब लड़की वाले भी इक्वल कर रहे हैं। अब बहुत मटेरियलिस्टिक होती जा रही है चीज़। पहले हम अपने बचपन से सुनते थे बेटियां नहीं बसती माएँ बसवाती हैं। बेशक। अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा माओं की गलत ट्रेनिंग कोटिंग, माजरत के साथ सब नहीं लेकिन होता है ऐसे। देखें, अब आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप डिमांड्स लेने वाली सारी रस्में उनको बता रहे हैं, जहेज एक लानत है, जहेज एक लानत है, बिल्कुल है, तो भाई बरी के बारे में भी तो बात करें ना। आप उनसे फिर गोल्ड भी लिखवाते हैं, आप उनसे कहते हैं अच्छा हक महर भी इतना हो। मैंने कई ऐसी शादियां 4 दिन पहले टूटती देखी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग कम्युनिकेशन लड़कियों की माओं की साइड से। हमारी बच्ची का तो वो जोड़ा भी खुद बनाएगी, उसने दुल्हन जो है वो सबिया साची से नीचे तो उसने उतरना ही नहीं है, भावे माँ के घर वो इछरे से लेके पहनती रही हो। आई एम सॉरी टू से, देखें आप हैसियत में रहें, सबिया साची से नीचे उतरना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन देने के टाइम फिर लड़के का भी तो डिमांड होती है, मुझे भी मनीष मल्होत्रा की शेरवानी दो, मेरे लिए क्यों दुल्हा हाउस लिबर्टी जा रही हो। बात तो सही है। तो इस वजह से 4 दिन पहले शादियां खत्म हुई हैं। रियली यानी फिर मेरे क्लाइंट्स थे, एक मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट थे, बहुत अच्छे लोग थे, उनकी बड़ी ग्रैंड शादी हुई और मैंने शादी पे ही अंदाजा लगा लिया कि ये लड़का लड़की का मैच ही नहीं बन रहा। अच्छा। और जब मैंने शादी के 15 दिन बाद पेमेंट की कॉल की तो उन्होंने कहा मेरी तो बच्ची वापस आ गई। मैंने कहा जी क्यों, और वो तो मुझे लग रहा था, कहते हैं वो तो ऐसे लोग निकले। तो किस तरह शादी? वो इट वाज अरेंज मैरिज। बच्ची क्यों वापस आई? क्योंकि बच्ची की एक्सपेक्टेशंस और थी। बच्चा जो था वो मामाज बॉय था, वो दबाने वाले फेज में थे। बच्ची पढ़ी लिखी थी, उसने कहा ऐसी की तैसी मैं दबती हूँ। तो ये इश्यूज आते हैं। देखें, आप अपनी जिंदगी 0 एक्सपेक्टेशन से शुरू करें, ठीक है, जो चीज है वो पहले डिसाइड कर लें। आप 1 करोड़ हक महर लिखवा के अपनी बच्ची का नसीब अच्छा नहीं कर सकते। आप उसके नसीब की दुआ करें। मैं जाती एक्सपीरियंस से कहता हूं कि मेरी लाइफ में जब से मेरी बीवी आई है, अल्लाह ने मेरे, ठीक है महंगाई है, हम रोते, प्रॉब्लम्स है, लेकिन शी इज अ सपोर्टिव पर्सन और मेरे रिस्क में बरकत ही हुई है। यानी हम आजकल जो हालात हैं, अगर हम एयर कंडीशन चला के सो रहे हैं, अगर हम पेट भर के खाना खा रहे हैं, हम बहुत अमीर लोग हैं। जो हालात हैं, आई नो पीपल कि वो उनके घर में एसी लगा है लेकिन वो एसी चला नहीं पा रहे क्योंकि वो बिल नहीं दे पा रहे। तो देखें, दोनों साइडों से ये चीजें हैं। लड़की वालों को भी ध्यान से खानदान देखें, कैरेक्टर देखें, ना कि सिर्फ पैसा ही देखें। सही बात है। कई अच्छे रिश्तों को लोग इनकार कर देते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते और वो जाते उस साइड पे हैं और फिर वो बाद में पछताते हैं। अच्छा, अक्सर आप देखें रजा कि जब लोग गाड़ी में बैठे होते हैं ना, तो वो लोग गाड़ी में बैठे होते हैं तो समझ आ जाती है कि इनका क्या बैकग्राउंड है ना, नौ दौलतिये टाइप है। आप तो गाड़ी में बैठे हुए का बता रही हैं, गाड़ी चलाने का अंदाज बता देते हैं कि ये किस तरह का बंदा है। अल्लाह का शुक्र है बचपन से कार में हम नॉर्मल कार चलाते हैं। मैं जब इशारों पे लड़कों को यूं यूं यूं, और तो अनु अल्लाह पूछे गर्दन से बल आ जाएगा, मार खप जाओगे। एक अकड़, एक पहिया, यानी वो व्हील का घुमाना उनका तकब्बुर का अंदाज होता है और बस यूं करके कट करते हैं। What is this? अपनी गाड़ी में होती है, बाकी गाड़ी में अपनी भी हो एक तकब्बुर कि हम गाड़ी में बैठे हैं, हम गाड़ी में बैठे। हालांकि ड्राइविंग दिस इज द वे टू ड्राइव। ठीक है, आप यूं चला ले, मैं भी हाईवे पे, बट आप अगर शहर में, मैं 3-4 सिग्नल्स बता देता हूं, आप लोग ऑब्जर्व करें। कैवलरी ग्राउंड सिग्नल पे ऑब्जर्व करें, डीएचए एंटर होते ऑब्जर्व करें, फेज 5 जलालसंस के सामने वाली रोड पे ड्राइवर्स को ऑब्जर्व करें। इफ आई एम रॉन्ग यू कैन कमेंट on the section and say कि रज़ा तिर्मिज़ी is giving a wrong statement. If I am wrong, मैं इतना observe, और यही observation that leads me towards improvement. बहुत शुक्रिया रज़ा, आप हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाए और आई एम श्योर कि हमारे देखने वालों को हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। बेहद ऑनेस्ट और खुली डुल्ली गुफ्तगू रज़ा तिर्मिज़ी की, जैसे हमेशा से ये मेरी क्लास में था और मैं इसको हमेशा से देखती रही, इसका वो स्टाइल कभी नहीं बदला, जो मैं बेहद इंजॉय करती हूँ क्योंकि बनावट नहीं है, जो दिल में है, जो हकीकत है वो बयान कर देते हैं। और जैसे इन्होंने कहा, आप फलां जगह जाइए सड़कों के और देखें लोग ऐसी गाड़ी चला रहे हैं या नहीं,
और अगर नहीं चला रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखें आप गलत हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलता लड़का। तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिखें रज़ा तिर्मिज़ी आप बिल्कुल दुरुस्त थे, लोग ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और हमारी ये जो नौजवान जवान नस्ल है उनको सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।